तो चलिए आज की क्लास में इतिहास की क्लास को देखेंगे। ठीक, याद रखिएगा। आज की क्लास में किसको देखेंगे? याद रखना, इतिहास की क्लास को देखेंगे। इसमें भी आप लोग जानते हैं कि इतिहास में भी कितने टॉपिक होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 3 टॉपिक होते हैं। कौन कौन होता है? पहला तो हो गया प्राचीन भारत का इतिहास। पहला क्या हो गया? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा का नाम क्या है? मध्यकालीन। याद रखिएगा, दूसरा का नाम क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा का नाम क्या है? तो याद रखना, तीसरा के आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास नाम है। तो आज की क्लास में क्या करेंगे? पहले प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसको देखेंगे? तो याद रखना, प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे, फिर मध्यकालीन देखेंगे, फिर आधुनिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले की क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, ये बाबू याद रखना, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होगा ये क्लास। याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो याद रखना, इससे बाहर एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और याद रखिए, एक बात आप लोग से अनुरोध करते हैं कि क्या कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आप लोग कैसा लगा जो। ठीक है, अंत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे और उसमें भी फर्स्ट टॉपिक का नाम है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? तो याद रखना, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। आगे की बात किया जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना, सुरकोटरा से सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? याद रखना, राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? याद रखना, राजस्थान में स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो देखना, शिलखड़ी का प्रयोग है जो कि मुख्य रूप से हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? याद रखना, कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हमेशा रखिएगा, व्यापार सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसी थी? तो हमेशा याद रखिएगा, शहरी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो हमेशा याद रखिएगा, ईंटे से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हमेशा याद रखिएगा, कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो रखना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था सर्वप्रथम। कब किया था? तो रखना, 1921 ईस्वी में। हमेशा याद रखिएगा, कब किया था? 1921 ईस्वी में। अगर बात किया जाए सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? याद रखना, लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह था। याद रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो हमेशा याद रखिएगा, लोथल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? याद रखना, लोथल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? याद रखना, मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। वीवीआई याद रखिएगा। ठीक है, आगे के हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो याद रखना, सिंडन के नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, याद रखना, अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर कौन था? तो रखना, हड़प्पा सबसे पहला और सबसे पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जो कहाँ स्थित है? धौलावीरा में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? धौलावीरा में स्थित है। और बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुई थी। और बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखना, लाल रंग का उपयोग हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखना, मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो याद रखना, दयाराम साहनी और राखाल दास बनारजी। दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? तो याद रखना, हड़प्पा का खोज किया था।
हड़प्पा का खोज किया था, याद रखिएगा। कब किया था? याद रखना 1921 ईस्वी में किया था। और राखालदास बनर्जी किसका खोज किया था? याद रखना मोहनजोदड़ो का, हमेशा याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कब किया था? याद रखना 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में किया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह रखना सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखिएगा सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? रखना सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। आगे बढ़ते हैं। किसी पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे अज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। याद रखना बैल का, याद रखिएगा बैल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? रखना उचित सामंतवादी, याद रखिए कैसी थी? रखना उचित सामंतवादी थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रखना कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। हमेशा याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिंध सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो रखना कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? याद रखना सिंध में स्थित, याद रखना पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है, रखना मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? रखना लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस वस्तु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? रखना गाय का अवशेष है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। स्वातोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? रखना गुजरात प्रांत में हुई थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? रखना मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी, ठीक है। हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं थी? रखना लोहा से परिचित नहीं थे, याद रखना हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं थी? रखना लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? रखना लोथल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, रखना संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, रखना आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किस युग से? रखना आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है। एक और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी कैसी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? मृदभांडा था, याद रखना क्या था? मृदभांडा था। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? देखना पुरातात्विक खुदाई के चलते ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से, याद रखिएगा बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का क्रम कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से पाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा शहर लोथल किस कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? लोथल हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिएगा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? लोथल हो जाएगा सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखिएगा सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल हो जाएगा, ठीक है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा 3 भागों में क्या था? विभक्त था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। देखते हैं अगला टॉपिक का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ खाली देखते हैं, ठीक है। और चैनल को जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के अंत में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल का किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है, याद रखिएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, सुलभ सूत्र वैदिक गणित का क्या है?
महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो याद रखना ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो हमेशा याद रखिएगा 4 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। याद रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, 4 है। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और सबसे नया वेद किसे माना जाता है? याद रखना अथर्ववेद को। ठीक है, याद रखना है अथर्ववेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, सबसे न्यू वेद माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडक उपनिषद से लिए गए। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल। ठीक है, ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखना पशुपालन ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। याद रखना सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है प्रमुख दर्शन और उनके क्या है प्रवर्तक है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक का नाम दिया हुआ है। इधर दर्शन का नाम दिया हुआ है, इधर प्रवर्तक का नाम दिया है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? देखना कपिल हो जाएगा, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक हो जाएगी। और बात किया जाए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा गौतम हो जाएंगे। चरवाक का याद रखना चरवाक ही हो जाएंगे। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो रखना पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। पूर्व मीमांसा याद रखना जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा किसको माना जाता है? याद रखना बादरायन को, याद रखना बादरायन को माना जाता है। और वैशेषिक याद रखना कनाद को माना जाता है। याद रखिएगा वैशेषिक किसे माना जाता है? याद रखना कनाद को माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे की प्रथम विविध निर्माता कौन है? याद रखना मनु है, जो कि प्रथम विविध विधि निर्माता है। याद रखना प्रथम विधि निर्माता कौन है? याद रखना मनु हो जाएंगे, जो कि प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? याद रखना है श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? याद रखना गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगर आगे ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? याद रखना 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? याद रखना होत्र कहते हैं। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? याद रखना ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा 10 मंडल होते हैं। और बात किया जाए ऋग्वेद में कुल कितना सूक्तियाँ होती हैं? तो 1028 सूक्तियाँ ऋग्वेद में होती हैं। और बात किया जाए ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ होती हैं? तो 10,580 ऋचाएँ होती हैं। और बात किया जाए ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी हैं? तो रखना 250 है, जो कि इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं? तो याद रखना 200 ऋग्वेद में इंद्र अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं। और बात किया जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अब थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया वेद हो जाएगा अथर्ववेद। याद रखिएगा अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अथर्ववेद जो कि सबसे पुराना नया वेद हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा बाबू, इसमें तंत्र मंत्र यानी कि जादू टोना के बारे में चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के बारे में चर्चा किया गया है। याद रखिएगा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संगीत के बारे में कौन सा वेद प्रसिद्ध है? तो याद रखना संगीत के लिए सामवेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखना स से संगीत हो जाता है, स से सामवेद हो जाएगा। ठीक है, सामवेद हो जाता है। याद रखिए संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे थोड़ा कुछ ज्ञान की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। लेकिन नया वेद की बात किया जाए, नया वेद हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। नया वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। त्रयी नाम से है, याद रखना 3 वेद होते हैं। त्रयी नाम है तीनों वेदों का। याद रखना तीनों वेद का नाम त्रयी नाम है। कौन कौन वेद का नाम है त्रयी नाम? पहला ऋग्वेद का नाम है, दूसरा यजुर्वेद का नाम है, तीसरा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी न कहा जाता है। याद रखिएगा वेद त्रयी या त्रयी किसे कहा जाता है? याद रखना ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? याद रखना ऋग्वेद में। याद रखना ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? याद रखना वेद है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। अथर्ववेद का अर्थ क्या है? याद रखना पवित्र जादू। याद रखना अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? याद रखना पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? याद रखना जैमिनी है, जो कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। और बात किया जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? याद रखना मत्स्य पुराण है, जो कि सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो
आगे बाबू की ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? याद रखना शतपथ ब्राह्मण है जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ था। अगर बात किया जाए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो याद रखना ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो याद रखना अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण क्या है? संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो याद रखना दर्शन है जो कि उपनिषदों का मुख्य विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो याद रखना कठोपनिषद में नचिकेता और आख्यान का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितना है? आप लोग बताइएगा पुराणों की संख्या कितना है? तो आप लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या का 18 है बाबू। आप लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितना है? तो याद रखना 18 है। ठीक है, 18 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात और वेदों की संख्या कितना है? तो अभी बताएं आप लोग को 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, या पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, याद रखना इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। और बात की जाए सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? याद रखना जयमिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो हमेशा रखिएगा ऋग्वेद से लिया गया है। और भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, याद रखना पंजाब में बसे थे। याद रखना कहाँ बसे थे? तो हमेशा रखिएगा पंजाब में बसे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखना परुष्णी तट पर लड़ा गया था। हमेशा रखिएगा परुष्णी तट पर लड़ा गया था। धर्म शास्त्रों में राजस्व की दर क्या है? बनवाई 16 है, बनवाई 6 बाबू, सॉरी बनवाई 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है कि 1800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। हमेशा याद रखिएगा किस युग से जुड़ा है? तो हमेशा याद रखिएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी मानी जाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे के उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो हमेशा रखना कैकेयी के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो हमेशा रखना कैकेयी के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो याद रखना कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो रखना अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो रखना सांख्य दर्शन प्रणाली है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे देखिएगा भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंजी खेड़ा, याद रखना अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रखिएगा अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई है? तो रखना धर्मशास्त्र के काल में। याद रखना हमेशा धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो रखना ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण है जो निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? तो स्वर्ण आभूषण है जो कि निष्क से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। और बात क्या? उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित। याद रखिएगा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विविध विधानों का पता चलता है, यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, आगे बाबू की वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद है। और बात किया जाए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद मानी जाती है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थे? तो सांख्य जो कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। और बात किया जाए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो वैदिक युग में अभिव्यक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे है कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? याद रखना लोहार या लोहारगिरी। याद रखिएगा लोहार या लोहारगिरी हो जाएगा। ठीक है, प्राचीनतम व्याकरण
अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, जो कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति है, जो कि सबसे प्राचीन मानी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण है, जो कि प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। याद रखना किस वेद में? याद रखना ऋग्वेद में। ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? याद रखना काल या कुटुंब। याद रखना काल या कुटुंब हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? याद रखना विदत हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन सा है? याद रखना सतपथ ब्राह्मण है, जो कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ गई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा आगे। ठीक है। आगे है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की क्या की थी? रचना की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना ईरान से संबंधित है। याद रखना अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा बाबू ईरान से संबंधित है। किसका संकलन? ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन है, जो कि ऋग्वेद पर आधारित है। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। आप लोग क्या कीजिए, पहले कि सेशन को लाइक कर दीजिए। बहुत कम लोग लाइक किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए बाबू। चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है किस वेद की जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? याद रखना किस वेद में है? याद रखना अथर्ववेद में, जो कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। और बात किया जाए आर्य शब्द इंगित करता है, तो निर्जाति समूह को आर्य शब्द क्या करता है? इंगित करता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा ऋग्वेद में पाया जाता है। और आगे की बात किया जाए कि ऋग्वेद अघन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में का सूचक है? कुंभा क्रमु का हो जाएगा। आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। और बात किया जाए अथर्ववेद का, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू की उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा संस्कार कितने होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा 16 संस्कार होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, 16 संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तर्क मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा मीमांसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। बौद्ध धर्म व जैन धर्म है अगला टॉपिक का नाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल बनता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये सब सवालों टॉपिकों को। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमेशा रखिएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। अगर बात किया जाए वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? जातक हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसके लिए? तो बौद्धों का हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ बौद्धों का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बापू। आगे क्या है जो बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त की थी? यानी किया था कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। याद रखिएगा महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा है, जो कि सबसे प्राचीन बिहार है। जो कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। याद रखना कहाँ पड़ता है? आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, बिहार राज्य में पड़ता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। याद रखना महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? याद रखना बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? तो हमेशा याद रखिएगा बौद्ध दार्शनिक। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सवाल बनता है इससे बहुत। ठीक है। आगे कर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंगित धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र
के विषय वस्तु का। आगे कि मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस भी बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, नागसेन के बीच संवाद के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, पद पानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों की यही विश्वास करते हैं, तथा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। याद रखना, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। और बात किया जाए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, कुंडलमणि के जो कि कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है सवाल, बाबू ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। याद रखना, बुद्ध के जीवन से क्या है जुड़े प्रतीक है। हाथी, याद रखना, हाथी बाबू बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। याद रखना, हाथी है जो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल है जो कि जन्म का प्रतीक है। याद रखना, कमल है जो कि जन्म का प्रतीक है। सांड है जो बाबू, याद रखना, औवन का प्रतीक है। घोड़ा है जो बाबू ग्रह त्याग का प्रतीक है। और पीपल है जो ज्ञान का प्रतीक है। याद रखना, पीपल है जो का क्या है ज्ञान का प्रतीक है। शेर का है, शेर है समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह हो जाएगा निर्वाण का प्रतीक हो जाएगा। स्तूप मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा। स्तूप किसका प्रतीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना अलार कलाम हो जाएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, याद रखना अलार कलाम हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध का गुरु था। और बात किया जाए बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवित हुई है, तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के बीच। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के बीच। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला, जो कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा सांची में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू, कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने की थी। और बात की जाए किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण का प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, याद रखना पाली में की गई थी। याद रखिएगा पाली में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, याद रखना वसुमित्र ने की थी। हमेशा याद रखिएगा वसुमित्र ने की थी, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। याद रखना बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है, याद रखना बिहार में स्थित है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बोध गया कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्धों का है। जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्धों का हो जाएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ लाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने अब समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो महिला और शूद्र पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो घोड़ा है जो कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। आगे बाबू की गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, नागार्जुन हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। याद रखना है सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए यह विख्यात है। याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। आगे बाबू किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है, तो रखना पाली के लिए किया जाता है, और पाली के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो
आगे है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगर बात करें किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है, रोशनी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभनिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है, तो उनका ग्रह त्याग को। याद रखिएगा उनका ग्रह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो कोलीय वंश से संबंधित थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सब प्रश्नों पर, ठीक है। आगे किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक हुए, ठीक है। आगे है कि ज्ञान की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, कि मौर्य वंशीय शासक अशोक की रुमनी देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे की महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो याद रखना सारनाथ में दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना VVI प्रश्न है, ठीक है, जिसको VVI बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा उस प्रश्नों पर, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, खुद ही। आगे बाबू की गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो हमेशा रखिएगा श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का कौन थी, तो त्रिशला महावीर की माता का नाम थी। अगर बात किया जाए महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान है, जो कि महावीर का मूल नाम हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हमेशा याद रखिएगा पावापुरी में हुई थी, जो कि कहाँ पड़ता है, तो रखना है बिहार के नालंदा जिला में, आपको याद रखना है बिहार के नालंदा जिला में, याद रखिएगा पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो बिहार के नालंदा में पड़ता है, ठीक है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ऋषिदेव जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे, याद रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे हुए, तो रखना 24 तीर्थकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो हमेशा रखना 24वें तीर्थकर थे, याद रखना। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो रखना 24वें तीर्थकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, याद रखना। जैन धर्म के अनुसार दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब सवाल बनता है, ठीक है। आगे की जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तथा स्थूलभद्र हो जाएगा। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तथा ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। और बात करें भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तथा जमाली था, जो कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बाबू त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है तथा जैन धर्म। बाबू याद रखना वह क्या है, तथा जैन धर्म हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, बेहद इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्यों और सोलंकियों ने, याद रखिएगा, चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर, ठीक है। शैववाद सिद्धांत है जैन धर्म का, शैववाद सिद्धांत किसका है, तो जैन धर्म का हो जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे देखिएगा, ठीक है। आगे बाबू की कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो बताइएगा कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व हो जाएगा। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु हो जाएगा। अनेकतावाद किसका क्रोड़ एक सिद्धांत एवं दर्शन है, तो रखना जैन मत का, याद रखना जैन मत का हो जाएगा। महाधार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक किससे संबंधित है, तो और किसके लिए की जाती है, तो रखना बाहुबली के लिए की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, रखना पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, देखना बल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो रखना प्रकृति व अर्ध मागधी में ही, याद रखना प्राकृति व अर्ध मागधी में हो जाएगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो रखना देवदत्त, याद रखना देवदत्त है जो
बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित थे केवल वासुदेव से, याद रखना केवल वासुदेव से संदर्भित है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल है जो कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। और बात करें भागवत संप्रदाय के विकास में किसको योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने की थी, याद रखना सातवतों ने की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा है जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है महाजनपद काल, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक का क्या नाम है? महाजनपद काल। याद रखना 1 से लेकर 3 टॉपिक तक कवर कर लिया गया, 1 से लेकर 3 टॉपिक तक कवर कर लिया गया। ठीक है, चौथा टॉपिक का नाम है महाजनपद काल, तो ध्यान दीजिएगा। पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, याद रखना उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो हमेशा याद रखिएगा अवंतिका उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। अगर बात किया जाए नंद वंश का संस्थापक कौन था? रखना महापद्यनंद, याद रखना महापद्यनंद है जो कि नंद वंश का संस्थापक माने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? याद रखना ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हरिक वंश के किस शासक ने कुनिक कहा जाता था? देखना अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो देखना अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, किस शासक ने गंगा में एवं सो नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? याद रखना उदयनी ने की थी। ठीक है, उदयनी ने की थी, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रखना झेलम की, याद रखना झेलम को हो जाएगा। किस प्रकार का मृद भांडा भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण को प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? रखना उत्तरी काले पालिशकृति बर्तन को, याद रखना उत्तरी काले पालिशकृति बर्तन को। ठीक है, आगे बाबू मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना गिरिव्रज या राजगिरी हो जाएगा। मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगिरी हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार ये भी सवाल आ चुका है, ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? उदयनी द्वारा, याद रखना उदयनी द्वारा। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, याद रखना अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनंदे जो कि सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। और बात किया जाए कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद राजवंश का शासक था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध, शक्तिशाली मगध राज था, याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद है जो कि नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्कों का या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? 1600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे देखिए ध्यान से। ठीक है, आगे है कि अखिलीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी जिसका नाम है कलिंग में। याद कहाँ स्थित है? कलिंग में। पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका नाम क्या है? डेरियस है, याद रखना डेरियस हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? याद रखना अजातशत्रु ने, हमेशा याद रखिएगा अजातशत्रु ने, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बाबू किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने, याद रखना शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का क्या बना लिया था? हिस्सा बना दिया गया था। और बात है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो रखना अंगुत्तर निकाय है जो कि 16 महाजनपदों का क्या करता है? उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रखना लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? तो रखना अर्ध चंद्रकार है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो रखना अर्ध चंद्रकार हो जाएगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो रखना बृहद्रथ है जो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। कलिक ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता गया था? तो रखना भोजक कहा गया था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो रखना धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा धनी व्यक्ति गृहपति का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो जैन संगीत, याद रखिएगा। अगला तो आगे क्या है? जैन संगीत।
इधर संगीति का नाम है, इधर समय का नाम है, इधर स्थल का नाम है, इधर अध्यक्ष का नाम है। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? चंद्र किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके अध्यक्ष में हुआ था? स्थूलभद्र के अध्यक्ष में हुआ था। द्वितीय जैन संगीतिया कब हुआ था? 512 ईस्वी में। याद रखना 512 ईस्वी में जो द्वितीय जैन संगीतिया हुआ था, कहाँ हुआ था? बल्लवी में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? देववर्धि क्षमा श्रमण ही था। याद रखना देववर्धि क्षमा श्रमण था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बौद्ध संगीतिया। और क्या है? बौद्ध संगीतिया को देखेंगे। ठीक है, संगीति का नाम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, शासक दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, अध्यक्ष दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? अजातशत्रु था। स्थान कौन था? राजगिरी था। और अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक कौन था? कालाशोक था। स्थान कौन था? वैशाली था। और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामनी था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। और शासक कौन था? अशोक था। और बात किया जाए स्थान की बात तो याद रखना पाटलिपुत्र था। और अध्यक्ष कौन था? मेगालिपुत था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के शासक था। स्थान कुंडलबन में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? बशुमित्र था। ये सब को याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनता है। ठीक है, इसमें से प्रथम याद रखना, प्रथम बौद्ध संगीति जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? बताइएगा, किसके समय हुआ था? सूत्री शासक था। ठीक है, शासक था। अध्यक्ष की महाकश्यप था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, एकादू को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे देखिएगा, प्रमुख महाजनपद बाबू थोड़ा छोटा है, ध्यान दीजिएगा, तब पर भी देख लीजिए एकदम बेसी। ठीक है, इतना नहीं विस्तार में नहीं विशेषता क्षेत्र बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये जान लीजिएगा मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी है, जो कि मगध की राजधानी है। और याद रखिएगा, और है अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा या भागलपुर हो जाएगा। और काशी की राजधानी हो जाएगा वाराणसी या बनारस हो जाएगा। बजीज या वैशाली या मिथिला हो जाएगा। कौशल हो जाएगा श्रावस्ती में। और कोरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ में। और चेंदी हो जाएगा शक्तिमती में। याद रखना चेंदी कहाँ हो जाएगा? शक्तिमती में हो जाएगा। मल हो जाएगा कुशीनगर में। याद रखना मल हो जाएगा कुशीनगर या पावा में हो जाएगा। ठीक है, अस्मक हो जाएगा पौधन या पोतन में। और वत्स हो जाएगा कौशाम्बी में। याद रखना कौशाम्बी में हो जाएगा। और पंचाल हो जाएगा अहिच छत्र यानी कि एवं कौम्पल्य में। याद रखना अहि छत्र या कौम्पल्य में। मतस हो जाएगा विराटनगर, जो कि जयपुर में पड़ता है। अवंती हो जाएगा, जो कि उज्जैनी या महिष्मती। अवंती कहाँ पड़ता है? उज्जैनी या महिष्मती। आप लोग देखे होंगे फुल फिल्म एक बनाए, किसका नाम? उसका नाम क्या है? बाहुबली नाम है। ठीक है, बाहुबली ही उसका नाम है। ठीक है, फिल्म भी बनाए इस पर। ठीक है, अवंती पर। आगे है कि गंधार कहाँ स्थित है? तक्षशिला एवं पुस्तक लाभित में। सुरसेन कहाँ है? मथुरा में है। और कंबोज कहाँ स्थित है? राजपुर में। कंबोज कहाँ स्थित है? राजपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो अगला टॉपिक है मौर्य काल। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक का नाम क्या है? मौर्य काल। 1 से लेकर 5 तक का टॉपिक कवर कर लिया गया। आप लोग 4 तक का टॉपिक कवर कर लिया, आप लोग देख लिए। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक का टॉपिक कवर कर लिया गया। 5वां टॉपिक का नाम क्या है? मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हमेशा याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है था? याद रखना पन था, जो कि प्रचलित मुद्रा का नाम था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो याद रखना पन है, जो प्रचलित मुद्रा का नाम था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल है, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाखादत्त है, जो कि मुद्रा राक्षस का लेखक हो जाएगा। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्यादसी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। याद रखिएगा, मौर्य सम्राट कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म का क्या किया था? अंगीकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं बाबू। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। सांची किस काल व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का निरूपण करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारू बाकी हो जाएगा। कारू बाकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे बाबू की अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किसी प्रकृति का प्रयोग किया? मागधी का हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। और बात किया जाए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला था? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो बेहद इंपॉर्टेंट है? ठीक है, चलिए सभी लोग आगे की ओर
आगे की सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखना अशोक ने बनवाया था। सांची का जो स्तूप बना है वो किसने बनवाया था? तो हमेशा याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था। ज्ञान की बात है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ स्थित है? तो याद रखना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है की हो जो देखिएगा आगे की ओर। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था किसका? तो लकड़ी का बना था। बराबर यानी कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने या आश्रय गृह के रूप में किया था? तो देखना अजीबको ने, याद रखना अजीबको ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो याद रखना रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो उसका नाम क्या है? भद्रबाहु ब्रावु भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक यह समकालीन था, तो चंद्रगुप्त था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? यह मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे की जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? विशाखा दत्त हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे के अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृति। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? तो प्राकृतिक थी। ठीक है, आगे प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बाबू चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र था, जो कि राज्य का 7वां अंग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो याद रखना बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। किस प्राचीन नगर के शेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुआ? तो पाटलिपुत्र के, याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर के। कुलंदीबाग प्राचीन स्थान था देखना पाटलिपुत्र का। कुलंदीबाग प्राचीन स्थान था देखना पाटलिपुत्र का। आगे बाबू किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? याद रखना अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देखना देवनाम प्रिय की उपाधि। इसका नाम क्या है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि हो जाएगा। आगे बाबू अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? तो जेम्स प्रिंसम हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बाबू ज्ञान की बातें हैं। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को जाता है। आप लोग अभी बताएं, आप लोग को सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का उदाचन किया। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का क्या उदाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया उसका नाम है भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। उसका नाम क्या है? भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो अंतिम मौर्य सम्राट था बताइएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ हो जाएगा। बृहद्रथ जो है जो कि अंतिम मौर्य सम्राट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उसका नाम क्या है? कालसी। याद रखना उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उसका नाम क्या है? कालसी हो जाएगा। कालसी में हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? याद रखना अशोक ने बनवाया था। सांची का जो स्तूप बनाया था किसने बनवाया था? तो हमेशा याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 8वां में। शिलालेख 18वां बाबू। शिलालेख क्या हो जाएगा? 18वां हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, सॉरी 13वां हो जाएगा। शिलालेख 13वां हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में सेल्यूकस को क्या किया था? पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो
आगे की भारतीय लिखने की कला की नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुह पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुह पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मैद कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मैद कहाँ का राजा था? तो हमेशा मिस्र का राजा था। ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था। आगे के कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? 15 अधिकरणों में विभाजित थे। ठीक है। आगे बाबू की अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या किया था? त्याग किया था। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो भी अभी तक लाइक नहीं किया बाबू, लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो भी वीडियो क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर भी आप लोग कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। आप लोग कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग बताइए तो कैसा लग रहा है क्लास, फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लग रहा है क्लास जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जो आगे के अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने मनसेहरा या एवं सहजवाड़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया था। श्रीनगर का स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है बाबू मौर्योत्तर काल। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार, इससे भी एग्जाम में बहुत सवाल आता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक का टॉपिक कवर कर लिया और छठा टॉपिक का नाम क्या है? मौर्योत्तर काल। तो ध्यान दीजिएगा सबको। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शंगु वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्रों ने। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव हो जाएगा। आगे सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख हो जाएगा। सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख हो जाएगा। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसकी समकालीन था? पुष्यमित्र शंगु के समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? तो महाराष्ट्र में शासन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कडफिसिस द्वितीय ने। याद रखना, कडफिसिस द्वितीय ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किस वंश के शासकों ने छत्रपति प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों के शासक ने छत्रपति प्रणाली का क्या किया था? प्रयोग किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में सबसे अधिक विकास हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों द्वारा व्यवहार में लाया गया था। अग्र बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राजा था? तो बैक्टीरिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिल एवं चेरो का व्यापार प्रारंभ हुआ था। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। याद रखना, सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का, भारत और ग्रीक शैली का हो जाएगा। रोम साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासकों ने कैंसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो बताइए, याद रखिएगा, कुषाण ने। याद कैंसर की उपाधि किसने धारण की थी? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए चलाए थे? कुषाण ने चलाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था? सतवाहन हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण में काल में बनाई गई थी। शंगु वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व ने राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने जनरल को, चीनी जनरल कनिष्क को हराया था। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, अब पूछा भी गया है सवाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो ठीक है
आगे के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया था। देखना कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? देखना 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। शतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, याद रखना प्राकृति शतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। जो कला शैली भारत और ग्रीक यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, पुरुषपुर जो कि कनिष्क की क्या थी? राजधानी थी। आगे और बढ़ते हैं। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम हो जाएगा। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और बात किया जाए किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में, याद रखिएगा मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव की दानी की प्रथा आरंभ की? सतवाहन हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? देखना यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? रखना कनिष्क के शासन के काल में। ठीक है, याद रखिएगा कनिष्क के शासन के काल में, याद रखिएगा। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखना भारत में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा भारत में स्थित है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, याद रखना वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, याद रखना तक्षशिला है जो प्राचीन काल में यह शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य चरक आदि ने कहां शिक्षा प्राप्त किया था? तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, रावलपिंडी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल हो जाएगा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल हो जाएगा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ था। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय को। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? 81 ईसा पूर्व। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में। बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ कहाँ होता? कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। और बात किया जाए, याद रखना जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, याद रखना गंधार शैली हो जाएगा। सतवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती, याद रखना सतवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? याद रखना अमरावती में स्थित थी। आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? याद रखना मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। अगला टॉपिक का नाम क्या है? 7वां टॉपिक का नाम है संगम काल, याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है भी है, तो इसको भी देखिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक का टॉपिक कवर कर लिया गया। 7वां टॉपिक का नाम है संगम काल। संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। उरायूर है जो कपास के व्यापार का क्या है? महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की टोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। किस संगम युग राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया था? पांडे। लार चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेन गुट्टवन हो जाएगा। सेन क्या हो जाएगा? गुट्टवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युग व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जा गई है? तोलकाप्पियम हो जाएगा। तोलकाप्पियम हो जाएगा। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर राजवंश का क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद या कार्तिक देवता के क्या है? सदृश है। संगमकालीन साहित्य में कौन को मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा के लिए क्या होते थे? प्रयुक्त होते थे। आगे देखते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्प पदिकारम को, याद रखना शिल्प पदिकारम को। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो शिल्प पदिकारम को। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनु गुट्टवन, याद रखना सेनु गुट्टवन है जी, क्योंकि चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक करिकाल।
ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरायूर, याद रखना। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था, देखना उरायूर हो जाएगा। आगे की काप्यम की रचना किसने की थी, देखना तोलकाप्यम काप्यर ने। तोलकाप्यम की रचना किसने की थी, देखना तोलकाप्पियर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो मनरम कहा जाता था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो मनरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी, देखना मदुरई थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, देखना मदुरई थी, ठीक है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित थे, देखना जैन धर्म से संबंधित थे। संगम किससे संबंधित थे, देखना विद्वानों से संबंधित थे। आगे देखते हैं आगे क्या है। अष्टावक्र के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टिन के दरबार में 20 ईस्वी के ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था, पांडे नरेश ने, ठीक है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, तो मणि मेखलई को, याद रखिएगा। पुहर काबरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी, तो करिकाल ने। पुहर या काबरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी, तो करिकाल ने की थी। प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गुन किस वैदिक देवता के सदृश हैं, तो स्कंद या कार्तिक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है संगमों का आयोजन, याद रखना है संगमों का आयोजन, इससे भी सवाल बनता है, ठीक है। इधर संगम का नाम है, स्थान दिया है, अध्यक्षता दिया है। प्रथम संगम हुआ था, याद रखना मदुरई में हुआ था। किसके अध्यक्षता में, तो अगस्त्यार के अध्यक्षता में, यानी कि अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में। द्वितीय संगम कब हुआ था, कपाटुपुरम जो कि या अलय जो कि अगस्त्यार के अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय संगम है जो कि मदुरई में स्थित है, मदुरई में हुआ था, नकरी की अध्यक्षता में, याद रखना नकीरर के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम है गुप्त काल बाबू, देखिएगा गुप्त काल अगला टॉपिक का नाम है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक का टॉपिक कवर कर लिएगा। अगला टॉपिक का नाम है गुप्त काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, देखना श्रीगुप्त है जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त किसके संबंधित थे, देखना कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। जो गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, आर्यभट्ट हो जाएगा। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो स्कंदगुप्त हो जाएगा, ठीक है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो देखना कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित थे, देखना गुप्त काल से संबंधित थे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे, देखना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राज कवि थे, ठीक है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित थे, देखना बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा हो जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किससे शासक से, पानुगुप्त से एरन अभिलेख का संबंध। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या जो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, देखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, देखना गुप्त काल से जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। फाहियान कहाँ का निवासी था, देखना चीन का निवासी था, ठीक है। सेतुबंध का रचनाकार परवसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो बाकाटक का शासन था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया, देखना समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया, देखना कौहम स्तंभ लेख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। जो आगे है बाबू, फाहियान और ह्वेनसांग के किनके राज्यों में को देखा, याद रखना। फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः राज्यों के देखे थे, दोनों को राज्यों के देखे थे। धनवर्ती थे, देखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, याद रखना। गुप्तकालीन प्रशासन प्रणाली किस प्रकार की थी, देखना राज तंत्रात्मक था। याद रखना गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, देखना राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था, देखना देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, देखना 16 और 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण हुआ जो कि गुप्त काल में हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हैं। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था, ठीक है। आगे बाबू, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, देखना गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों को ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, देखना गुप्त वंश के, याद रखना गुप्त वंश के शासक, ठीक है। आगे बाबू, दिल्ली के महरों
कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्रगुप्त की स्मृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के उपलेख में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे देखते हैं। ठीक, आगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इतिहासकार विशेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक क्लियर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, भारत में स्थित है, लेकिन वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा केंद्र का प्रमुख केंद्र था। चनक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। चनक ने कहा शिक्षा प्राप्त की थी? यही शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो प्राग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है, गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त हो जाएगा। एक शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त को शक विजेता जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? याद रखना, गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जी? आगे बाबू की किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त राजवंश हो जाएगा। अजंता गुफाओं की शरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाघ यानी कि धार में स्थित है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी में शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में, बाल विवाह की प्रथा को आरंभ हुई थी। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट हो भी है। ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? कुमार संभव था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिला था? एरल अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो हमेशा याद रखिएगा, एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में ये भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, एग्जाम में ये भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, महिर कुलु का संबंध था हुनों से था। महिर कुलु का संबंध किससे था? हुनों से था। ठीक है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उसका नाम क्या है? याद रखना है, उसका नाम क्या है? याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आगे गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? ताम्र लिपित संचालन से क्या होता है? यानी कि पतन होता है। ठीक है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, याद रखना, रूपक कहलाते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? तो रखना कुमारगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को, याद रखना, कुमारगुप्त प्रथम को। ठीक है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, उत्तर बंगाल में स्थित है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट हो जाएगा। तांबा का सिक्का जारी करने का वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? अभिज्ञान शकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त युग को। ठीक है, गुप्त काल में के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विष्णु था, जो कि गुप्त काल का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता था। ठीक है, आगे बाबू मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग हो जाएगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। नौवां टॉपिक आ गया। ठीक है, नौवां टॉपिक का नाम क्या है? गुप्तोत्तर काल या पुष्यमित्र वंश या वर्धन वंश। गुप्तोत्तर काल या पुष्यमित्र वंश या वर्धन वंश हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र वंश का स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बताइएगा, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का
सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, अगर बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो हमेशा याद रखिएगा ह्वेन आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था, तो ह्वेन आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिनी द्वितीय को किसने पराजित किया, तो नरसिंह वर्मन ने किया, प्रथम ने किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। ह्वेन भारत में लगभग कितने साल रहा, तो 14 साल रहा था। ह्वेन भारत में कितने साल लगभग कितने साल रहा था, 14 साल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा किसे दिया जाता है, तो हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, देखा पुलकेशिनी द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को क्या किया था, परास्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, कन्नौज था। ठीक है, हर्ष का आत्मकथा किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने हर्ष की आत्मकथा लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ प्रस्तुत करता है, प्रयाग में करता है। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता है था, प्रयाग में क्या करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस उत्तर प्रदेश में स्थित थी, हरियाणा में स्थित थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित थी, हरियाणा में स्थित थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है। जो आगे है कि ह्वेन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था, मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी था, थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था, हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, उसका नाम था कनौज और प्रयाग हो जाएगा, कनौज और प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे, हर्षवर्धन हो जाएगा। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। जो आगे की आज भी भारत में ह्वेन को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना करना, सीयूकी की रचना करना। ठीक है, ह्वेन ने किसे शालिदित कहा था, हर्षवर्धन को शालिदित कहा था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात तो उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था, याद रखना हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, शशांक बाबू, याद रखना शशांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एक चालुक्य अभिलेख तिथि अंकन में शक संपद का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष 634 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 634 ईस्वी हो जाएगा, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन 556 प्लस 78 की 634 ईस्वी होगा। ठीक है, 634 ईस्वी हो जाएगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में ली गई थी, देखना कलहन की पुस्तक में नहीं थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहा किया था, स्थानांतरित किया था, देखना कन्नौज स्थानांतरित किया था। अगर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, उसका नाम क्या है, प्रयाग हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिनी द्वितीय ने। कौशे शब्द का प्रयोग किया था, रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, इनतू के नाम से करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है, देखना मुसलमान हो जाएगा। ठीक है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, देखना कन्नौज है, जो कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, याद रखिएगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका नाम क्या है, हुआ देखना केरल हो जाएगा। केरल में जन्म कहाँ हुआ था, देखना केरल में हुआ था। आदि शंकर द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है, देखना जोशी मठ हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा, पुरी हो जाएगा, श्रृंगेरी हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्राचीन भारत का विविध, यानी कि कुछ बचा हुआ टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत का विविध 10वां, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, याद रखना मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। महाप्रशांत संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महाप्रशांत काल में उपयोग में लाए जाते हैं। तो बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां यानी कि कब्र हो जाएगा। ठीक है, आगे है बाबू की
किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो याद रखना 75। याद रखना न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो याद रखना सिक्कों व धातु का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। इतिहास के पिता की पद्मिन सही अर्थों में किससे संबंधित थे? याद रखना हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो याद रखना सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे वह अंग्रेजी कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंगसन ने। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार थे। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास दत्ता के लेखक है, भास हो जाएगा, ठीक है। आगे नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। याद रखना तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्ना हो जाएगा। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, क्रो मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाई से प्राप्त है? अरिकेमेडु को, केमेडू के स्थल से, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। आगे है बाबू की आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो ब्राह्मणी हो जाएगा। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज था या चावल, जो कि क्वालिटी मिला था, ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके लिए अभिलेख मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में। कौन सा बंदरगाह पोर्टकुम नाम से दी पेरिलिप्स ऑफ द इरिथ्रियंस सी के अज्ञातनाम लेखक को ज्ञात था? अरिकेमेडू का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे की ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VVI ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मालती माधव के लेखक थे, भवभूति है, जो कि मालती माधव के लेखक थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थिर मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल वंश के राजा ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बताइएगा। आबू का जो जैन मंदिर है किससे बना है? तो हमेशा रखिएगा संगमरमर से बना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म की माता बलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के लिए, ठीक है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित थी? औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने, ठीक है। आगे है बाबू की किस काल में को पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर के काल को, ठीक है। तो चलिए क्लास 3 अगला क्लास में मिलते हैं।